हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 12.2.4। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था साउंड होता क्या है, ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप से हम किसी ऑब्जेक्ट को जब बीट करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट था साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक जार लिया था, पहले उसमें एक बेल रखी, उसे वाइब्रेट बेल जब बजती है तो वो हमें सुनाई देती है। दूसरे केस में हमने क्या किया, उसमें से वैक्यूम क्रिएट कर दिया, एयर को बाहर निकाल लिया, फिर उस केस में ये बेल नहीं बजती। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि साउंड को चलने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तीसरा पॉइंट आता है साउंड चलती कैसे है। तो आपको पता है यहाँ पे कोई पार्टिकल है, साउंड, ये जो साउंड को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है, जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये पास वाले पार्टिकल को आगे पीछे पुश करेगा इस टाइप से। तो ये पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो सिर्फ आगे पीछे वाइब्रेट करके अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और इसी टाइप से ये पार्टिकल वाइब्रेट करके अगले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। तो पार्टिकल के जो मीडियम के जो पार्टिकल है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होते, वो सिर्फ वाइब्रेट करके एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव को दो कैटेगरी में डाला गया है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, अगर वेव के डायरेक्शन, वेव के प्रोपेगेट करने की डायरेक्शन ये है तो इस केस में पार्टिकल इस टाइप से इसके पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? साउंड होती है। दूसरा केस है अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल इस टाइप से परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये कौन सी होती है? ये ट्रांसवर्स वेव होती है। और ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल था लाइट वेव। ठीक है, लाइट क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ रिलेशन। क्या क्या रिलेशन पढ़े थे ये बताइए? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन था 1/t। स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन क्या था? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन हमने पहले यहाँ पर पढ़ लिए थे। अब आता है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड अलग अलग होती है। वो कैसे पता चलेगा? आपको ये ध्यान रखना है, गैस, कोई भी गैस है, गैस मीडियम है, उसमें पार्टिकल दूर दूर है तो उसमें जो साउंड ट्रांसफर होती है उसकी स्पीड कम होगी। लिक्विड में गैस के कंपैरिजन में पार्टिकल पास में आ जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसमें साउंड की स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है। और सबसे पास में पार्टिकल कहाँ पे होते हैं? सॉलिड में। सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास में होते हैं, इसलिए एनर्जी को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करते हैं, इसलिए साउंड की जो स्पीड है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अब हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। साउंड प्रोपगेट थ्रू ए मीडियम एट ए फाइनाइट स्पीड। एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर साउंड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? फाइनाइट होती है, फिक्स होती है। द साउंड ऑफ ए थंडर इज हियर्ड ए लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बिजली कड़कती है, उस केस में वो दिखाई पहले देती है और साउंड बाद में सुनाई देता है। अब ये बताइए साउंड की जो स्पीड होती है, साउंड की जो स्पीड है, साउंड स्पीड नॉर्मली होती है 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड। ये है साउंड की। और लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा है या साउंड की? तो जैसे ही बिजली कड़कती है, थंडर ऑफ लाइट होता है, तो उस केस में उसकी लाइट हम तक पहले पहुंचती है तो दिखाई पहले दे जाती है, साउंड को हम तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो साउंड बाद में सुनाई देती है। तो जब भी कभी मौसम खराब हो, लाइट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, बिजली कड़कती है, तो ध्यान से देखना, लाइट पहले दिखाई दे जाएगी और उसकी आवाज थोड़ी देर बाद आएगी। तो वो क्या होता है? उनकी स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से है और यही पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाहता है। अगला पॉइंट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है, so we can make out that sound travel with a speed which is much less than the speed of the light। जैसा कि अभी भी मैंने बताया, साउंड की जो स्पीड होती है वो लाइट के कंपैरिजन में क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, क्या बताया था अभी? साउंड की स्पीड क्या बताई थी? साउंड की स्पीड बताई थी 342 मीटर पर सेकेंड। किस टेम्परेचर पर? एट 22 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से साउंड की स्पीड भी अलग अलग होगी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लाइट की स्पीड क्या बताई थी? लाइट की स्पीड बताई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। साउंड की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है कि मीडियम किस टाइप का है। थ्रू विच इट ट्रेवल, कि किस मीडियम में से साउंड मूव कर रही है। यू विल लर्न अबाउट द डिपेंडेंस इन हायर क्लासेस। ये जो डिपेंडेंस है, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट, डेंसिटी का इफेक्ट, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लास में पढ़ेंगे। और हायर क्लास कौन सा? 10th में नहीं, 11th में पढ़ेंगे। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। पहला पॉइंट है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। तो स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे ऑफ द मीडियम। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। साउंड की जो स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है किसमें? जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं। आप ऐसे समझो ना, जो स्पीड होती है सॉलिड के अंदर वो सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद लिक्विड में उससे कम हो जाती है, और साउंड की जो स्पीड होती है गैस में वो सबसे कम होती है। आप ऐसे समझ लो, साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होनी चाहिए? सॉलिड में। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें पार्टिकल पास पास में हो, वो एनर्जी को जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर देते हैं। लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल थोड़े दूर हो जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। गैस में क्या होता है? पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं, तो एनर्जी को ट्रांसफर करने में और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये पॉइंट है। इन एनी मीडियम एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर किसी भी मीडियम के अंदर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज, तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज हो जाती है। चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कोई भी मीडियम है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यहां लिख देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगी। और ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन क्या बन जाता है? ऐसे भी तो बन सकते हैं, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो साउंड की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डिक्रीज हो जाएगी। बेटा ये यहाँ टी टेम्परेचर के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, टाइम पीरियड मत समझ लेना। यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर मीडियम का 0 डिग्री सेल्सियस है एयर के अंदर, तो साउंड की स्पीड है 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जो कि हो जाता है रूम टेम्परेचर के नियरली इक्वल 22 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में स्पीड हो जाती है 344 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? जीरो से अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज हो गई। द स्पीड ऑफ साउंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन टेबल। यू नीड टू मेमोराइज द वैल्यू। आपको ये वैल्यू मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको इन्हें मेमोराइज नहीं करना, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, कंपेयर करने के लिए बताया गया है। सिर्फ एक केस में याद होना चाहिए, साउंड की स्पीड 0 डिग्री पर कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए, सॉलिड में इतनी ज्यादा है स्पीड, लिक्विड में उससे कम हो गई, और गैस में सबसे कम हो गई। तो गैस जो होता है उसमें पार्टिकल दूर दूर होने की वजह से जो साउंड की स्पीड है वो सबसे कम होती है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया एयर, वाटर एंड आयरन डज साउंड ट्रेवल द फास्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबसे फास्ट साउंड कहां पे चलती है? अभी अभी इसका आंसर बताया था मैंने। क्या बताया था? सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा तेज चलती है, उसके बाद लिक्विड में चलती है, और सबसे कम किस में चलती है? गैस के अंदर। ये आंसर अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये किसकी बात हो रही है? साउंड की स्पीड की बात हो रही है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको बता दिया। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है? सॉलिड में, उससे कम किस में होती है? लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है? गैस के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है, हाँ ये भी देख लिए, सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम का मतलब देखिए, अब यहां पे 2 पॉइंट बता देते हैं आपको। कहां बताएं? पेज चाहिए हमें, ठीक है, तो पेज इंसर्ट कर लेते हैं। कहां गया? ये रहा, ये ठीक है पेज। चलो इसका कलर, बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कहां गया? कौन सा कलर ले? ये वाला ले लेते हैं। अच्छा ये बताइए, यहां पे हम सोनिक बूम को पढ़ने वाले हैं।
सोनिक बूम को पढ़ाने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तो पॉइंट क्या क्या है वो ध्यान से सुनिए। साउंड है, एक होती है ऑडिबल साउंड, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज का मतलब है जिसे हम सुन सकते हैं। हम कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं। हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की साउंड को। और आपको ये पता होना चाहिए 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब क्या होता है 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी ऑडिबल रेंज है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम जाती है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जाती है तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। ये तो है ऑडिबल रेंज। अगर फ्रीक्वेंसी इससे छोटी है तो उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड हमें सुनाई नहीं देती। अब पॉइंट आता है अगर 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है, जो 20 हर्ट्ज से छोटी होती है। अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक बात बताइए, साउंड की जो स्पीड है, साउंड की स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, और ऐसा कौन कर सकता है, जेट प्लेन, जिनके पीछे रॉकेट सिस्टम लगा रहता है। तो यहां पर देखिए आप पॉइंट, सोनिक बूम क्या होता है उसे हम पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ द साउंड, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सुपरसोनिक स्पीड। तो वो ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पे मूव कर रहा होता है। सुपरसोनिक स्पीड पे मूव करने वाले ऑब्जेक्ट क्या हो गए, रॉकेट हो गया, नॉर्मल जिसमें आप फाइटर प्लेन देख सकते हो, ये क्या होते हैं, ये सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लाई करते हैं। और जब कोई फाइटर प्लेन सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा है तो वो अपने पीछे एक कोन टाइप के स्ट्रक्चर में हाई एनर्जी का एक लूप छोड़ जाता है। कौन टाइप के स्ट्रक्चर में वो एनर्जी आगे मूव करती है, जिसे कहा जाता है सोनिक बूम। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो जब बिल्डिंग से टकराती है तो उसे डैमेज कर सकती है। तो यहां पर देखिए, आफ्टर बुलेट, जेट, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑफ्टन ट्रेवल एट सुपरसोनिक स्पीड। ये नॉर्मली किस स्पीड पे चलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं। व्हेन ए साउंड प्रोड्यूस सोर्स मूव विद ए स्पीड हायर देन दैट ऑफ द साउंड, इट प्रोड्यूस शॉक वेव। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं वो अपने पीछे कौन सी वेव छोड़ते हैं, शॉक वेव छोड़ते हैं। ठीक है, दीज शॉक वेव कैरी ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन शॉक वेव में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है। द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएट विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव। अब तुम्हें पता है कि साउंड वेव जब चलती है तो मीडियम के अंदर क्या क्रिएट कर देती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो यहां पे जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा वो ज्यादा होगा। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होने का मतलब ये है, ये शॉक वेव जिस बिल्डिंग से टकराती है, ग्लास से टकराती है, उसे ब्रेक कर देती है, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो यहां पर देखिए, द एयर प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ शॉक वेव प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड कॉल्ड द सोनिक बूम। तो ये क्या क्रिएट कर देता है, ये लाउड साउंड क्रिएट करता है, बहुत ऊंची साउंड क्रिएट करता है, जिसे क्या कहा जाता है, सोनिक बूम कहा जाता है। द शॉक वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैज enough energy to shatter window glass even damage the building। इनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो खिड़कियों के शीशे को ब्रेक कर सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि बिल्डिंग को ही डैमेज कर सकती है। तो इनको क्या कहा जाता है, इन्हें सोनिक बूम कहा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर कोई प्लेन साउंड की स्पीड से ज्यादा पे मूव करता है तो वो अपने पीछे एक वेव छोड़ के जाता है जिसे शॉक वेव कहा जाता है, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इन शॉक वेव की एनर्जी ज्यादा होने से ये जिस भी बिल्डिंग से या ग्लास से टकराती हैं, खिड़कियों से टकराती हैं, तो उन्हें ये डैमेज कर सकती हैं। और ये क्या कहलाती हैं, इनका नाम क्या बताया था, शॉक वेव, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है,
ये वाला पॉइंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझने के लिए पहले मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूं आपको, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझने के लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए, 8वीं क्लास में 8th क्लास के अंदर हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, शायद आपको पढ़ा हो, लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि मिरर, ये है नॉर्मल कोई रे ऑफ लाइट इधर से आती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये बताओ O M A B, ये एंगल हो गया I और ये एंगल हो गया R। यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था वो देखो। यहां पे एक्स वाई का नाम क्या था, एक्स वाई का नाम था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एओ क्या था, एओ था इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसके बाद बताइए ओबी क्या था, ओबी था रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और कौन बचा, एमओ क्या था, नॉर्मल कहां पे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे ये रे ऑफ लाइट आ रही है वहां पर, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे देखिए एमओ क्या होता है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां पे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते थे, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में थे। और दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था एंगल आई इक्वल टू, एक मिनट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये रूल हमने पढ़ा हुआ था। अब यहां पर साउंड के केस में यही रूल फॉलो होते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो देखो। ये बताओ, ये कोई सरफेस ले लिया, ये क्या है, हार्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ग्लास के केस में नहीं है, ये साउंड के केस में पढ़ रहे हैं हम, ये साउंड के केस में है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक पाइप लिया, पाइप को इस टाइप से रखा, ये इसका पहला ओपनिंग है, ये दूसरा ओपनिंग है। यहां पे मैंने कोई अलार्म क्लॉक रख दी, सोर्स रख दिया जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां पे क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, साउंड इस पाइप के अंदर चल के आएगी, यहां पे टकराएगी इस वाले पॉइंट पे और फिर इस डायरेक्शन में चले जाएगी। अगर यहां पे मैं कोई दूसरा पाइप रख देता हूं तो यहां पर अगर हम इसे हियर करते हैं, सुनते हैं, लिसन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये साउंड हमें सुनाई दे जाएगी। अब यहां पे क्या क्या होता है, जैसा यहां पे था ठीक वैसा ही है। एक्स वाई को क्या बोला गया था, एक्स वाई को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला गया था, यहां पे भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो लाइट है, इस साइड में लाइट आ रही थी, उसे इंसिडेंट रे बोला था, यहां इंसिडेंट साउंड बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो साउंड जा रही है इसे बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड साउंड। ये क्या है, ये नॉर्मल है, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। ये जो एंगल होता है आई, ये किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो लाइट में एग्जाम्पल थे, जो लाइट में हमने रूल पढ़े थे, सेम वही रूल यहां पे होते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम यहां पर पढ़ते हैं। तो पॉइंट क्या आता है, पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में क्या है, साउंड बाउंस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड लाइक ए रबर बॉल बाउंस ऑन ए वॉल। एक बात बताइए, अगर आपने एक बॉल ले रखी है, उसे वॉल पे मारते हो तो वो वापस लौटती है, मतलब बाउंस होती है, टकरा के वापस आना। ऐसे साउंड के साथ भी होता है। लाइक लाइट साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस। ये बताओ लाइट के केस में, देखो किसके केस में बोला है, लाइट, लाइट के केस में जैसे आपने रूल पढ़े थे 8th क्लास के अंदर, सेम वैसे ही रूल यहां पे साउंड फॉलो करती है, ठीक है। क्या रूल है, द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट, वो डायरेक्शन जिसमें साउंड आती है, एंड रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल
विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो कहने का मतलब एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। एंड द थ्री, कौन कौन से थ्री, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तीनों कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, सेम प्लेन में। एंड थ्री आर इन सेम प्लेन, ये तीनों कहां पे हैं, सेम प्लेन के अंदर है, जो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एन ऑब्स्टेकल ऑफ द लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कैसा चाहिए, लार्ज साइज का ऑब्स्टेकल चाहिए जो पॉलिश हो, मतलब एकदम प्लेन हो, ठीक है, और रफ भी हो सकता है, जो साउंड को रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब उसे टकरा के साउंड वापस आ सके। अब यहां पर देखिए एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी क्या है, ये जो पॉइंट दिए गए हैं इन्हें देखिए, टू आइडेंटिकल पाइप लेने हैं, मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले पाइप बनाया था, ठीक है। यू कैन मेक द पाइप यूजिंग द चार्ट पेपर, ठीक है, ये पाइप बना सकते हो। अरेंज देम इन द टेबल एज ए वॉल, ठीक है। इसे देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, डायग्राम में देखो, डायग्राम कहां है, डायग्राम गायब हो गया, आ जाएगा, ये रहा डायग्राम। ये बताइए, यहां पे क्लॉक रखा, यहां से साउंड इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल है, यहां से टकरा के इस साइड में आ रही है, यहां पे हमारे ईयर हैं जहां से हम सुन पाते हैं। तो इस वाले केस में ये बताइए, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, और ये जो एंगल है नॉर्मल ये है बेटा, यहां तक है, ये वाला जो एंगल है ये आर। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, आई किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, ठीक है, आई किसके बराबर है, आर के बराबर। और दूसरा पॉइंट, ये जो इंसिडेंट साउंड है, ये जो नॉर्मल है यहाँ पे ये वाला, और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये तीनों के तीनों कहां पे होंगे, सेम प्लेन के अंदर होंगे। तो यहां पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, ये वाले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है कि साउंड, जैसे लाइट के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते थे, वैसे साउंड में लॉ ऑफ साउंड होते हैं, साउंड रिफ्लेक्शन के रूल होते हैं, वो दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय। ये वाला पॉइंट इको, आगे आता है एको, एको को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।